एक अच्छा लीडर वो होता है जो किसी चीज़ को जाने और उस रास्ते पर खुद जाए और फिर दूसरों को उसके बारे में बताए। नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज एक ऐसे युवा लीडर से मिलाएंगे जो कि युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ मुखर करता है। एक ऐसे युवा लीडर से मिलाएंगे जो प्रदेश भर के, देश भर के युवाओं के लिए यूथ आइकॉन भी है। वो कोई और नहीं, भरत जी बेनीवाल हैं। नमस्कार भरत जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। जी बिल्कुल, नमस्कार। आरजे टीवी 24 को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मुझसे मेरी जीवनी के बारे में पूछने के लिए और सारी बातें जो है आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारा संघर्ष है, उसके लिए कुछ मुखातिब होने का प्रयास किया, तो उसके लिए धन्यवाद। भरत जी, हम आपकी शुरुआत करते हैं आपकी शिक्षा से, आपके ग्रामीण अंचल से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से। और आपने मेडिकल विभाग में देश ही नहीं प्रदेश भर में आपने ये जो शुरुआत की है, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त और संघर्ष वाला सफ़र रहा, जिसमें मेरा मतलब शुरू से लेके मेरा संघर्ष 12th के बाद से ही शुरू हो गया था। सभी जो टीचर्स थे वो भी ये कहते थे, जब क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से ही जब स्टार्ट हुआ था 12th क्लास तक, तो शायद मैं हर क्लास में ही 3rd 4th क्लास से ही मॉनिटर बनना शुरू हो गया था क्लास का। तो नेतृत्व का गुण वहीं से विकसित हो गया और मुझे जो अधिकार थे स्टूडेंट्स के, चाहे वो 10th 12th 11th में भी हो, उस वक्त ही उनके लिए लड़ना शुरू हो गया था। और माता-पिता का भी इस तरह का था कि भई उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि अच्छाई के लिए लड़ना है, कुछ गलत हो रहा है उसका हमेशा विरोध करना है और इस देश के लिए लड़ना है हमेशा। देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो वो ज़रूर आगे आके देनी है। इस प्रकार से फिर आगे का जो सफ़र था 12th के बाद, वो कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज लाइफ के दौरान जो बीएससी नर्सिंग में काउंसलिंग से नंबर आ गया। शुरू में डेंटल में भी आया था, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी मिली थी, पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद अच्छे से उसको डिग्री को कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम के दौरान कई ऐसी समस्याएं आई जिनके लिए कॉलेज स्तर पे आंदोलन करना पड़ा। और कोई विश्वविद्यालय नहीं था मेडिकल छात्रों के लिए। जितने भी मेडिकल विभाग के छात्र थे उनके लिए आरयू के अंडर में ही डिग्रियां होती थी और वो समय पे ना परीक्षा होना, ना कोई भी प्रकार का कोई भी सुविधाएं नहीं थी मेडिकल छात्रों के लिए और इनके लिए। तो फिर हमने आंदोलन किया और उसी वक्त आरयूएचएस जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, एक यूनिवर्सिटी नई बन के आई। और उस यूनिवर्सिटी को बनवाने में तो शुरू में किया ही किया, अलग करवाने में तो अलग से मेडिकल छात्रों के लिए कोर्सेज के लिए। साथ ही उसमें जो बिल्डिंग थी, सिर्फ 2 कमरों में किराए के मकान में शुरू में ये आरयूएचएस पूरी चला करती थी। तो फिर आंदोलन किया तो आरयूएचएस की नई बिल्डिंग प्रताप नगर में हमने जगह ढूंढी और फिर उसके बाद नई बिल्डिंग अलॉट हुई। उसके बाद हॉस्पिटल भी बना और साथ ही उसके बाद मेडिकल विभाग के कई मुद्दे उठाए, कई भर्तियों के मुद्दे उठाए, कई नियमों को संशोधन करवाया। इस तरीके से चलते चलते ये सफ़र तय होता गया और चिकित्सा विभाग में एक मजबूत लीडर के रूप में उभर के आए। सभी ने इतनी इज्जत दी, सभी साथियों ने समझा कि ये भाई हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो हम आगे बढ़ते गए। फिर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाद में बना, उससे पहले प्रदेशाध्यक्ष भी बना, यूनिवर्सिटी से भी नेतृत्व किया, विश्वविद्यालय से भी, और इस तरह से आगे बढ़ता गया। और जो कारवां है ये आगे बढ़ता गया। फिर दूसरी फील्ड के लिए भी हमने काम करना शुरू किया कि सभी को लगता था कि भी जब चिकित्सा विभाग के लिए इतना कर सकते हैं तो दूसरे साथी भी बोलने लग गए कि सर आप इतना ज़्यादा कर रहे हो तो हमारे लिए भी कुछ कीजिए, हम भी आपके भाई हैं, बहन हैं। और कई बुजुर्गों से संबंधित हो, चाहे अनाथ आश्रमों से रिलेटेड हो, बहुत कुछ किया और ऐसे करते करते फिर क्षेत्र के लिए भी करता चला गया। जी, भरत जी, आपने जैसे ये माता-पिता की बात की, तो आपके पिता की बात करें तो वो शिक्षा से अध्यापक हैं। तो आपके माता-पिता का भी सपना होगा कि मेरा बेटा भी कोई सरकारी अधिकारी या अफ़सर बने या मेरी तरह शिक्षक बने। तो ऐसे इस सफ़र को आपने कैसे फ़ेस किया और ये आंदोलन की राह चुनी फिर आपने? बिल्कुल। जी, आंदोलन की राह तो कोई चुनना नहीं चाहता, लेकिन कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और फिर अपने पे दबाव, सामने प्रतिक्रिया में दबाव आता है तो अपन ऑटोमेटिक ये है कि फिर अपन भी ऐसे क्षेत्र से आते हैं, शेखावाटी से बिलॉन्ग करते हैं कि भई जब पाकिस्तान को ही चने चबा देते हैं, शेखावाटी से हर तीसरे दिन हमारे शहीद होके जवान आते, तो हम लोग ऐसी धरती से बिलॉन्ग करते तो हमारा भी खून खौलता और हम लड़ने के लिए उतारू रहते हैं गलत चीज़ के खिलाफ। तो इसलिए हम लोगों ने उस तरह से नेतृत्व का भी गुण आ गया। लेकिन साथ ही जो माता-पिता हैं तो शिक्षक और शिक्षिका हैं, माता-पिता दोनों ही। पापा रिटायर हो गए हैं अभी और मम्मी की अभी माँ की थोड़े दिन का अभी बचा हुआ है कार्यकाल रिटायर होने में।
तो उन्होंने उनसे भी अच्छी दोनों सीख सकते, तो उस हिसाब से शिक्षक सीख गया, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही हम लोगों को सिखाया और सारी चीज़ें बताई कि भाई अधिकारी वो भी बनाना चाहते थे, सब कुछ था आगे उनका भी सपना, लेकिन खुद का भी सपना था शुरू में कि आईएएस आईपीएस के हिसाब से तैयारी करेंगे और सब तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो मैंने क्या एक केंद्रीय मंत्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको एक आईएएस को लताड़ते हुए देखा, तो मुझे पता लगा कि एक पावर जो लीडर्स की जो पावर होती है, जो संविधानिक पद वाले लीडर्स जो हैं उनकी जो पावर होती है, उसके सामने ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा डाउन रह जाती है। तो हमने सोचा कि अगर सिस्टम को बदलना है और इन पूरे देश को बदलना है, तो एक नेतृत्व के हिसाब से हमें सिस्टम में आना ही होगा, और उसके हिसाब से मैंने फिर लीडरशिप को भी चुना। और पूरे सिस्टम को बदलने के लिए हम खुल के लड़ सकते हैं एक लीडर हैं तो, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स एक लिमिट में रह के कार्य कर सकता है अपने देश के लिए भी, और जो भी नियम संशोधन करने हैं युवाओं के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मजदूर वर्ग के लिए हो, जो भी शोषित वर्ग है उसके लिए अगर काम करना चाहते हो, आप खुल के काम करना है, तो आपको नेतृत्व यानी लीडरशिप में आना ही पड़ेगा। जी, आपने शेखावाटी की बात की। शेखावाटी में बात करें तो आप झुंझुनू से आते हो, तो झुंझुनू में आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया? जी, बहुत कुछ किया है। क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा तो यही कि वैकेंसीज़ के लिए आंदोलन करते हैं बेरोज़गार युवाओं के लिए। और शेखावाटी आपको पता है पढ़ाई-लिखाई के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड रहा है शुरू से। जो ग्रामीण जनता है शेखावाटी की, वो काफ़ी आगे एक्टिव है। उन्होंने काफ़ी समय पहले जो लोग अभी अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हालाँकि मैं सभी को कहता हूँ कि भी राजस्थान अभी बहुत आगे है, लेकिन देश के भी कई ज़िलों को आप लेंगे तो उन ज़िलों से भी अगर शिक्षा के मामले में आप देखेंगे तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये लोग बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं और ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुका है। और जो झुंझुनू है उसमें क्या है कि भी उसकी जो शिक्षा का स्तर है उसको देखते हुए क्या है, सरकारी नौकरियों की चाह बहुत ज़्यादा रहती थी सभी की भी। हाँ, गवर्नमेंट नौकरियों की तैयारी करते थे सभी के सभी। तो उसके हिसाब से हमने फिर आंदोलन शुरू किए, क्योंकि भर्तियां सारी क्या तो कोर्ट में अटक जाती थी या मुश्किल से निकलती थी, विज्ञप्तियां जारी नहीं होती, विज्ञप्तियां हो जाती तो परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षा नहीं होती तो फिर उसका परिणाम जारी नहीं होता, परिणाम जारी होता है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते, वो नहीं होते तो फिर कोर्टों में अटक जाती है, तो फिर नियुक्तियां नहीं हो पाती। तो इस तरह से कई चरणों में भर्तियों के चरण हो गए पूरे एक तरीके से भर्तियों को पूर्ण कराने के। तो इसलिए हर चीज में आंदोलन करना पड़ता था। और झुंझुनू के युवाओं ने ये कहा कि भाई साहब आप लीडरशिप करते हैं और हम आपके क्षेत्र से आते हैं और हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तो उनकी आवाज बनकर हम लोग बुलंद करने लग गए आगे आके, और जबरदस्त मजबूती से आगे बढ़े। और सीएम से लेके पीएम तक मैसेज पहुंचाया हुआ है हमारा बहुत मजबूती से। पीएम को भी ये बताया था एक बार तो हमने कि वास्तव में राजस्थान के युवा अपने आप में बहुत बड़ी बुलंद आवाज है। इस तरीके से लड़ाइयाँ आगे बढ़ाई और बड़े स्तर पे हम लोगों ने आंदोलन में सफलता भी हासिल की। आज तक कोई भी आंदोलन असफल नहीं रहा हमारा, लगभग कोई एक आध आंदोलन को छोड़ के लगभग सारे आंदोलन सफल रहे हैं। जी, आपने पीएम की बात की, प्रधानमंत्री, तो आपका एक 2018 का किस्सा है। वहाँ पे उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुंझुनू में सभा करने आए थे। उसमें आपने झुंझुनू में प्रधानमंत्री मोदी को काले झंडे दिखाए थे। अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सभा होती है उसमें सिक्योरिटी टाइट होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने काले झंडे दिखाए। इससे आप क्या संदेश देना चाहते थे या क्या चाहते थे आप उससे? जी, मोदी जी की बात नहीं थी, ये बात थी वसुंधरा जी की। हमारा विरोध था वसुंधरा जी से, और मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उस वक्त हम लोगों ने ये एक डायलॉग चलाया था जो पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में फेमस हुआ था। और वसुंधरा जी के खिलाफ मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से, अभी सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो पड़े हैं, गेट से लेकर और कलेक्ट्रेट तक बनारस में एक रैली भी निकाली थी जिसमें वसुंधरा का विरोध किया था और मोदी जी तक बात पहुंचाई थी। चूंकि मोदी जी वहां से चुनाव भी लड़ते हैं सांसद का, वहां से सांसद हैं, और उनके जो ओएसडी वगैरह थे उनको हमने लेटर भी सौंपे थे वसुंधरा जी के खिलाफ कि ऐसे ऐसे गलत हो रहा है राजस्थान में, बेरोजगार युवा है उनके साथ, कोई भी भर्ती टाइम पे नहीं हो रही थी तो गड़बड़ियां हो रही थी उनमें। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और काफी जो मुख्य मुद्दा था हमारे, जैसे मेडिकल विभाग की नर्सिंग भर्तियां, उनमें लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, इस प्रकार के मुद्दों को लेके, और नई भर्तियां निकलनी चाहिए, और युवाओं के जो भत्ते थे, बेरोजगारी भत्ते हो चाहे अलग मुद्दे हो, उन सब को लेके हम लोगों ने वो मैसेज एक मोदी जी तक पहुंचाया। और उसके बाद मोदी जी तक पहुंचाने के बाद उसका हमें फायदा भी मिला, क्योंकि हमने काफी कुछ उसमें करवाने में सक्षम रहे। कि उसी दौरान मेडिकल कॉलेजेस थी, जैसे पूरे राजस्थान भर में एक साथ में 15 मेडिकल कॉलेजेस मिली। तो उस वक्त जब जेपी नड्डा जी के जस्ट बाद हर्षवर्धन जी आए थे नए केंद्रीय चिकित्सा मंत्री बन के, तो उन तक हमने वहां तक जब केंद्र तक पूरी बात गई तो उन्होंने हमसे समस्याएं पूछी कि भाई ऐसी क्या बात थी कि आप इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि मोदी जी की सभा में आप लोगों के
पहली बात तो कर ही नहीं पाता, पूरे इंडिया में आज तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ और पहली बार ऐसा हुआ। तो उन्होंने हमसे बातें पूछी तो हमें अच्छा भी लगा और हमने अपनी बातें रखी उनके सामने हर्षवर्धन जी के समय में। और उस टाइम में हालांकि क्लियर तो जेपी नड्डा जी के टाइम से हो गया था और हमारे राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस मिले। और वो मेडिकल कॉलेजेस उस टाइम में राष्ट्रीय महासचिव था मेडिकल एसोसिएशन का, और वो मिलने का रीज़न भी यही था कि भाई हमने बताया कि भी जब आउट ऑफ इंडिया से 40-40, 50-50 लाख में एमबीबीएस करके आ रहे हैं तो जिला स्तर पे आप मेडिकल कॉलेजेस खोलिए और वहाँ के अस्पतालों को अपग्रेड कीजिए। तो वो पैसा जो आप लगाएंगे वो उन्हीं बच्चों की फीस जो है इतनी रख दीजिए एक बार के लिए, 5-5 लाख 4-4 लाख पर ईयर के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली उन बच्चों से ही फीस आ जाएगी, उन्हीं से कॉलेज चल जाएगा, उन्हीं से अस्पताल का भी प्रबंधन हो जाएगा। और जो है अच्छा आइडिया लगा उन लोगों को ये कि यहीं के यहीं देश में पूरा पैसा रह जाएगा हमारा, बाहर नहीं जाएगा देश से पैसा। तो अच्छा आइडिया लगा और उसी की बदौलत आज राजस्थान अकेले को 15 मेडिकल कॉलेज मिल गए और करते करते देखिए 27-28 मेडिकल कॉलेज अब राजस्थान में आ चुके हैं। और ऐसे ही नर्सिंग कॉलेजेस आए तो ऐसे बढ़ता गया कारवां और केंद्र तक हमने मजबूती से मांगे उठाई। उसी टाइम के दौरान मैंने झुंझुनू की भी एक आवाज़ और बुलंद कर दी। नितिन गडकरी जी देख रहे थे, परिवहन सड़क एवं परिवहन मंत्री तो थे ही, तो उनको हमने लेटर दिए और बात रखी अपनी। और उसमें नेशनल हाईवे नहीं था झुंझुनू में, उसके लिए काफ़ी हद तक आगे उसका रास्ता प्रशस्त किया। जी भरत जी, हम एक बात ये जानना चाहते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात की आपने, तो झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास क्यों नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो आपसी वैमनस्य है उसका कारण है ये। और ये देखा जाए तो आप देखिए 60-40 के रेशियो के हिसाब से होता है। केंद्र का बजट 60% केंद्र दे रहा है, 40% इसमें मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार को देना है। तो राज्य सरकार को क्या है, ज़्यादा जैसे 324 करोड़ का बजट है एक मेडिकल कॉलेज का, तो जैसे 15 मेडिकल कॉलेज आई, सबका लमसम यही बजट रखा गया था, तो उसके 324 करोड़ के लगभग तो है ही। तो अब केंद्र सरकार से बजट भी आ गया, सारे काम हो गए, लेकिन उसमें बार बार इशू ये आ रहा है कि 20-25 करोड़ 15-20 करोड़ रुपए ऊपर लगते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं होती, इनको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उस 20-25 करोड़ के लिए इसको इशू बना के रख रखा है। पहले HSCC जो भारत सरकार का उपक्रम था वो करवा रहा था, टेंडरिंग की प्रक्रिया जो थी इसकी पूरी मेडिकल कॉलेज की जो टेंडरिंग होनी थी और वो पूरी प्रक्रिया और जो मेडिकल कॉलेज का काम है उसको देने का काम हुआ था। लेकिन अब अचानक से जब लगातार ये बार बार जो टेंडरिंग में और ज़्यादा रेट्स आती गई, भाई रेट्स प्राइस जो थी वो और आगे बढ़ती गई, तो फिर हमने एक समाधान निकाला कि RSRDC जो है उसने पहले भी मतलब करवाई हैं कई मेडिकल कॉलेजेस। तो हमने साफ कहा, भाई अभी आंदोलन चल रहा था हमारा, तो हमने सुझाव दिया कि भाई चलो RSRDC करवा दो, लेकिन कम से कम जल्दी हो काम, ये ज़रूरी है। क्योंकि लोगों की रोज़ जाने चली जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत है झुंझुनू में ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना ही आपके नेशनल हाईवे था। तो ये धीरे धीरे हमने प्रयास करके अभी लेके आए हैं, जो क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि झुंझुनू में जो स्थानीय नेता हैं वो पर्सनल काम तो चलो उन्होंने करवाए होंगे लोगों के, लेकिन झुंझुनू के लिए सार्वजनिक रूप से किसी ने कोई कार्य नहीं किया। और झुंझुनू आज इतना आगे होके शिक्षा के स्तर में और नौकरियों के स्तर में सब जगह पे आगे होके, और विकास के मामले में बहुत पीछे है, सार्वजनिक विकास के मामले में। और उसको अपग्रेड करवाने के लिए हमने 3 नंबर रोड हो, चाहे बस स्टैंड हो, वहाँ का प्राइवेट बस स्टैंड बनवा के छोड़ दिया, लेकिन आगे उसको प्रक्रिया में नहीं लाए। तो ऐसे इन चीज़ों को चालू करवाना हो, छोटी छोटी रोडें हों, सभी मंत्रियों से हम लोग रेगुलर मिलते हैं, सभी से बात करते हैं कि भाई हाँ इसको आगे बढ़ाएं, आंदोलन चलते रहते हैं। तो काफ़ी हद तक इसमें हम काफ़ी कुछ करवाने में सक्षम भी रहे हैं और लगे हुए हैं इसी के प्रयास में कि झुंझुनू का विकास हो, बहुत आगे बढ़े। क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई खुद के क्षेत्र का विकास नहीं करवा सकते तो बाहर क्या करवाएंगे आप लोग। जी, जैसे भरत जी ने बताया कि नेशनल हाईवे का मुद्दा, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी उसी लोकसभा से आता हूं, झुंझुनू से। तो फतेहपुर से झुंझुनू जहां जाते हैं तो वहां पे स्टेट हाईवे वो भी पूरा तैयार बना हुआ नहीं है। तो ये तो अभी जो हाल ही में घोषणा हुई है उसमें नेशनल हाईवे की घोषणा तो हुई है, अब देखना होगा कि कब तक वो हाईवे बनकर तैयार होता है। भरत जी, अब हमारा अगला सवाल ये है कि हाल ही में आपने जो लास्ट आंदोलन किए थे मेडिकल विभाग के लिए, क्योंकि आप मेडिकल में आंदोलन से निकले हुए नेता हो एक, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो हाल ही में CHO, पैरा मेडिकल और अन्य जो विभागों की आंदोलन किए थे उसका परिणाम क्या निकला? जी बहुत अच्छे परिणाम है। अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की जो भर्ती है राजस्थान में 7810 पदों की, उसके अलावा
दूसरा मेडिकल ऑफिसर की 2000 पदों पे भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्तियां हुई लगभग 2300-2400 भर्तियां हैं टोटल मिला के, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन दोनों की, और साथ ही प्रयोगशाला सहायक की। उसके अलावा जो भर्ती है राजस्थान में अब तक एक भी भर्ती आप बता दो जो चालू भी हुई है, या चालू हुई है तो रद्द हो गई, और रद्द हुई है तो उनमें पेपर लीक के या इस तरह के लफड़े आ गए, और सारी अटकी पड़ी हैं। कोई भी भर्तियां आगे नहीं बढ़ पाई है, नए लोगों को अब तक रोजगार नहीं दे पाई है सरकार। और हमारे विभाग की इसलिए हो पाई कि हम लोगों ने पूरे दमखम से और ईमानदारी से आंदोलन लड़े, और वो आंदोलन मजबूती से जीते, और उन्हीं की बदौलत आज इतने युवाओं को हम रोजगार दिलाने में सक्षम रहे कि कम से कम 40,000 युवाओं को हम रोजगार दिलाने में कुल मिलाकर सक्षम है। और आगे आने वाली अगले अध्याय शुरू होने जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती का, जो कि हम दवा लिखने के अधिकार के लिए, नर्सेज का दवा लिखने के अधिकार के लिए जो हमारी लड़ाई 2015-16 शुरू हुई थी, उस लड़ाई को बढ़ाते हुए हम सीएचओ वर्ड पूरे इंडिया लेवल पे लेके आए। जेपी नड्डा जी से हमने बात रखी, फिर 2018 में जो मामला अभी बताया आपने वो मामला हुआ, उस वक्त और ज़्यादा हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला केंद्र सरकार से, और सीएचओ को हम अपडेट करवाने में सक्षम रहे, और एज ए जूनियर डॉक्टर की तरह नर्सेज भी काम कर सकते हैं, ये अधिकार दिलाने में सक्षम रहे। तो अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं सारे सिस्टम में, और धीरे धीरे हम पूरे चिकित्सा विभाग के सभी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई उसको और अपग्रेड करें। जो इंसान अपने प्रोफेशन का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा, इसलिए पूरे प्रोफेशन को पहले बदलना है, उसके बाद आगे की सभी दूसरे विभागों के लिए भी अभी लड़ाई लड़ी। जैसे रीट भर्ती थी, उसमें बड़ा आंदोलन, लोगों ने कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि जो एफआईआर दर्ज कराने वाला तक कोई नहीं था। एसओजी में मुकदमा भी मैंने कोर्ट से जाके करवाया था, काफ़ी सबूत दिए, जो कांस्टेबल पकड़े गए थे वो और बत्ती लाल वाले, वो सारे ले जाके पूरे सबूत दिए, सीबीआई तक के लिए जांच के लिए मैंने ही कोर्ट में लगा रखा, बाकी किसी ने नहीं लगा रखा, कोई एक दो लोगों ने और लगा रखा है, वकील साहब हैं जो उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। रीट में भी लोगों ने सिर्फ मुद्दा बना दिया, वो आगे नहीं बढ़ा पाए। इस चीज़ को मुद्दा नहीं बना के और युवाओं की आवाज़ बनाते हुए उनके लिए वास्तव में कुछ ना कुछ करना चाहिए। लगभग लोगों को सिर्फ मुद्दा दिखता है युवाओं में, बेरोजगार वर्ड सिर्फ राजनीति का एक पहलू बन के रह गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज को सोचते हुए युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। छोटू राम जी ने कहा था कि दुश्मन को पहचानना सीखो और उसको कोण में लगाना भी सीखो, तो कोने में लगाना भी सीखो। तो उस विचारधारा पे हम लोगों ने को चलना पड़ेगा, युवाओं को देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए सही है कौन हमारे लिए गलत है, दुश्मन कौन है सही कौन है। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कई युवाओं के लिए, कई पटवारी भर्ती हो चाहे सब तरीके की भर्तियों में। अभी इन दिनों में हमने काफ़ी मदद की, क्योंकि चिकित्सा विभाग में सारे काम हो रहे थे, तो सब बोले कि हमारा भी आप एक दो काम तो करवाओ कम से कम। तो मेरी खुद की फैमिली में भी भाई भी रीट की तैयारी कर रहा था, तो हम लोगों ने इन मुद्दों में भी कूदना समझा, बाकी उचित समझा, और बाकी आगे की नई जो भर्तियाँ हैं उनको भी हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। इस अगले महीने में काफ़ी विज्ञप्तियां चिकित्सा विभाग की जारी होंगी, उन्हीं के लिए हम संघर्षरत हैं अभी। और काफ़ी अलग से जो सैलरी के इशू हैं, चाहे चिकित्सा विभाग के जैसे बहुत कम सैलरी मिलती है कई जैसे संविदा कर्मी हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हों, उनमें सब में इस तरह के कई मुद्दे हैं। लिखित परीक्षा से भर्तियाँ होनी चाहिए सारी की सारी, इसके लिए एक नया नियम जारी करवा रहे हैं। सारा जो है हमारे काफ़ी मुद्दे हैं, उनको लेके हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी टीम भी अभी आज की तारीख में पूरे इंडिया लेवल पे शायद जैसे एनएसए और एबीवीपी होती हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विंग के हिसाब से सबसे पावरफुल टीम आज की तारीख में पूरे इंडिया लेवल पे हमने तैयार कर दी है। और आने वाले वक्त में शायद सबसे बड़ी टीम ये होगी पूरे जो मेंबरशिप के हिसाब से पूरे इंडिया लेवल पे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो शायद इस प्रोफेशन को बदल पाएँ हम लोग। भरत जी, जैसे आपने सर छोटू राम की बात की, दुश्मन को पहचान, तो आप अक्सर हम देखते हैं कि आप हर किसी बड़े नेता से भिड़ जाते हो, तो आपके पीछे इसका सपोर्ट किसका है? जी, सपोर्ट सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जुनून जो होता है कुछ बदलने का, देश के लिए कुछ करने का, और एक विज़न भी है हमारे पास। जैसे कई लोग क्या है आंदोलन तो कर देते हैं, कई बड़े बड़े स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि हाँ किसानों के लिए ऋण माफ़ होना चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि ऋण का पैसा आएगा कहाँ से। बेरोजगारों के लिए ये भत्ता होना चाहिए, लेकिन भत्ते का पैसा आएगा कहाँ से सरकार के पास। तो हम वो विज़न भी रखते हैं कि किस तरह से वो पैसा आएगा और किस तरह से युवा बेरोजगारों को आप जैसे किसानों को ऋण के लायक ही मत बनाओ ना आप, कि ऋण ले ही क्यों, किसान को इतना काबिल ही बना दो ना कि उसको ऋण लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। तो इस तरह का विजन हम लोगों को रखने पड़ेंगे, और जो सच्चाई और ईमानदारी से जो है लड़ने की, जो अंदर से जो अपने आप उठनी चाहिए भबक कि भाई हाँ सच में कुछ करना है हमें अपने देश के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए तो खास कर, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ इन दिनों में कई जगह पे हो रही है। और इसके लिए भी हमने एक स्पेशल स्क्वाड बनाई है, जिससे मजबूती से वो स्क्वाड अब आगे चल के पुलिस चाहे न्याय करे नहीं करे, लेकिन वो स्क्वाड
हम लोगों की ऐसी बना रहे हैं कि डायरेक्ट न्याय करने के लिए हम लोग जैसा भी जो भी कदम उठाना पड़ेगा हमारे तरीके से तैयार रहेंगे। जैसे भरत जी की बात करें तो ये हर किसी आंदोलन को उठाने के लिए आगे तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं अपने प्रदेश में कामरेड अमराराम, जो हर एक चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए बेबाक तरीके से सामने आते हैं। भरत जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप 2023 में स्टूडेंट से निकल के, छात्र राजनीति से निकल के आप क्षेत्रीय राजनीति में कब आओगे? जी देखिए, छात्र राजनीति भी राजनीति नहीं कह सकते, अब तक राजनीति में आए नहीं हैं, क्योंकि राजनीति है कुर्सी हथियाने का एक जरिया और लीडरशिप है नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, शोषित वर्ग के अधिकारों को दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़े, वो है असली लीडर। और राजनीतिज्ञ वो है जो सिर्फ कुर्सी हथियाने का काम करे, कैसे भी राजनीति कर आगे। तो राजनीति में अब तक नहीं है, वैसे छात्र लीडरशिप में जरूर हूं। और दूसरा, जो आगे 2023 की बात है, तो अगर जैसे आंदोलन करके हम लोग कोई भी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं तो उसको पहुंचाने में 20-20 दिन लग जाते हैं, 25-25 दिन लग जाते हैं, हमें बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ते हैं। और एक अगर विधायक इसी बात को सिर्फ एक स्टेटमेंट के जरिए से पूरी सरकार तक पहुंचा सकता है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर जो अखबार है या मीडिया है, आप जैसे आरजे टीवी चॉइस है, 24 है, इसके माध्यम से या इस किसी भी माध्यम से वो लोग इस सरकार को, एक विधायक बात बोलता है तो उसमें सीएम भी उसको सीरियस लेता है, तो पीएम भी वहां तक बात को मानता है कि भी हाँ कोई विधायक बोल रहा है। तो इसलिए सिस्टम में आना भी बहुत जरूरी है। 2023 में आने वाले वक्त में अगर सभी साथियों ने कुछ बोला कि भी हाँ भाई साहब आपको सिस्टम में आना चाहिए, तो हम जरूर प्रयास करेंगे। और भाइयों ने, साथियों ने, बहनों ने नहीं बोला और बुजुर्गों ने आशीर्वाद नहीं दिया तो बात अलग है। बाकी लगभग तो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं सभी यही कहते हैं कि आप जैसे युवाओं को सिस्टम में होना चाहिए, जिससे पूरा सिस्टम भी बदलेगा और देश भी बदलेगा, देश का विकास का जो स्तर है वो भी स्पीडली बढ़ेगा। जैसे भरत जी ने बताया कि युवाओं ने बोला तो आएंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक स्टूडेंट लीडर होता है, उसको तो किसी राजनीतिक तरीके से दबाया दी जाता है, लेकिन अगर कोई वहीं पे विधायक होता है तो उसको सही तरीके से सुना भी जाता है। भरत जी, हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि आपको अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप बड़े नेताओं से मिलते हो, बीजेपी से, कांग्रेस से, और बात करें आम आदमी पार्टी से, और कुछ समय पहले आपने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी से मिले थे, तो इससे क्या आप कयास लगा सकते हैं हमारे? जी, कयास तो देखिए, भूगर्भ में क्या छुपा है ये हम सभी को, किसी को नहीं पता, किस्मत क्या कहाँ लेके जाती है, कहाँ नहीं लेके जाती है। बाकी सच्चाई ये है कि भाई हम लोगों को सिस्टम में तो आना पड़ेगा। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि हम खुद स्वयं भी अगर चाहें तो आम आदमी पार्टी क्यों, अगर युवा मतलब जैसे बीजेपी क्यों या अदर पार्टीज क्यों, आप खुद भी अगर चाहें तो एक अच्छा मजबूत लीडर बन के और युवाओं का नेतृत्व करते हुए पूरे हर एक क्षेत्र से एक युवा को तैयार करके और मजबूत एक पैरेलल टीम तैयार करके और ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं कि वो पूरे युवाओं का भी भला कर सके, सभी लोगों का भला कर सके और देश को और समाज को भी उन्नत कर सके। भरत जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, संदेश यही देना चाहूँगा कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि साथ कुछ नहीं जाना। जो संतुष्टि रखना शुरू कर देंगे उस दिन स्वार्थ कम हो जाएगा। यानी हम ठीक है, जितनी रोटी मिल रही है उसमें अगर संतुष्ट रहना शुरू हो गए तो ऑटोमेटिक स्वार्थ कम हो जाएगा। और जितना अपन को अच्छे से ठीक ठाक मिल रहा है तो उसके बाद इस देश की भी सोचो, इस प्रोफेशन की भी सोचो, इस समाज की भी सोचो, शोषित वर्ग है उसकी भी सोचो, सबके लिए सोचो और उनके लिए कुछ ना कुछ करो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोग अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे देते हैं कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि जब तक आप अपने स्वार्थ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, कोई भी चीज़ आपकी अगर आप संतुष्ट हैं तो आपके ज़मीर में भी दम है, और ज़मीर में दम रहेगा तो ऑटोमेटिक आप दूसरों के लिए भी करोगे, शोषित वर्ग के लिए भी करोगे और देश के लिए भी करोगे। स्वार्थी आदमी कभी देश का भला नहीं कर सकता, दूसरे लोगों का भला नहीं कर सकता, समाज का भला नहीं कर सकता। इसलिए पूरे देश और पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी प्रकृति, सभी के लिए जीना सीखना चाहिए, पर्यावरण के लिए भी जीना सीखना चाहिए। और कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत मैं तो ये कहता हूँ युवाओं को कि आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, उस पर नहीं कर सकते तो लिख के आवाज़ उठाइए, लिख के नहीं आवाज़ उठा सकते तो और ज़बरदस्त आंदोलन करके उठाइए, किसी भी तरह से आवाज़ उठाइए, लेकिन आवाज़ उठाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी युवाओं से। तो ये थे हमारे साथ भरत जी बेनीवाल, और
आरजे टीवी 24 के माध्यम से हम भी आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और इस समाज की नई मुहिम को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए देखते रहिए आरजे टीवी 24। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए युवा जोश के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।